हेलो गाइज, यदि आप एसएससी की या अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको इस वीडियो पर बने रहना है, क्योंकि इसमें वो प्रश्न आ रहे हैं जो एसएससी सीजीएल के मेंस लेवल के प्री लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, देरी मत कीजिएगा और इन प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो है, तो एक्स स्क्वायर अपान वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपान जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपान एक्स वाई का मान ज्ञात करेंगे। कुछ हमें यहाँ से देखने को मिल रहा होगा कि ये वाला वैल्यू अगर जो हमें क्या दे रहा है, एक्स वाई जेड का जीरो दे रहा है, तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि ये हमें कुछ बताने का प्रयास कर रहा है। बताने का क्या प्रयास कर रहा है? ये एक्स स्क्वायर अपान वाई जेड लिखा है, क्या इसमें हम एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक्स क्यूब अपान एक्स वाई जेड बन जाएगा, एक्स क्यूब अपान एक्स वाई और जेड। इसी तरह से अगर जो हम वाई में मल्टीप्लाई कर देते हैं, वाई क्यूब अपान एक्स वाई जेड बन जाएगा, ठीक है। प्लस इसी तरह से अगले हम जेड में अगर जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो जेड क्यूब अपान एक्स वाई जेड बन जाएगा। यही फॉर्मूला हमें क्या दे रहा है? ये फॉर्मूला दे रहा है, अगर जो सब में एक्स वाई जेड कॉमन है तो फिर ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, अपान में जाएगा क्या लिखा होगा, एक्स वाई जेड। हमें पता है जब इसकी वैल्यू जीरो होती है तो एक फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3x वाई जेड, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो होगा तो ये बराबर होगा जीरो के, तो मतलब क्या है, ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगी, 3x y z के। तो क्या इसकी जगह 3x y z लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एक्स वाई जेड कट जाएगा, यहाँ पे x होगा, कट जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पे 3 बचेगा। तो 3 इसका जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर निकल के आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ऐसे ही ये प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं इजिली, ठीक है। धांसू धांसू क्वेश्चन हम लेके आए हैं आपके सामने। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 दिया है, ये दिया है साइन थीटा कॉसेक थीटा। साइन टू द पावर ऑफ 226 कॉस टू द पावर ऑफ कॉसेक टू द पावर ऑफ 1 226 थीटा के मान व्यतन है। ये कॉसेक लिखा है, कॉस नहीं लिखा होगा, आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि ये प्रश्न ऐसे सॉल्व नहीं किया जा सकता है। क्या इसमें क्या है, इसमें एक ट्रिक है। ये लिखा हुआ है साइन थीटा, क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा, प्लस यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है वो 1 अपान साइन थीटा लिखा हुआ है। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? इसकी वैल्यू 2 है। क्या यदि इसको x मान लें और इसको 1 अपान एक्स मान लें, साइन थीटा x मान लें, तो ये किसके बराबर है, यही वैल्यू 2 के बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में x की वैल्यू 1 होती है तो 1 प्लस 1 बराबर 2। तो चाहे जितना भी मान दिया हो, इसकी भी वैल्यू 1 होगी, इसकी भी वैल्यू 1 होगी, तो 1 प्लस 1 की कोई भी पावर करोगे 1 ही आने वाली। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका सही उत्तर आने वाला है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की दो जीवाएं 33 सेंटीमीटर केंद्र के विपरीत पक्षों में स्थित हैं। इन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि ये एक हमारा वृत्त हो गया, ये एक सेंटर हो गया, ठीक है। सेंटर के विपरीत दिशा में दोनों पक्षों के दूरियां जो रखी हुई हैं, एक की 16 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है, कितनी 16 सेंटीमीटर, और एक की दिया है 12 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी दी है 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या इनकी 10 सेंटीमीटर दी है। ये हम कर सकते हैं क्या, क्या इनके बीच की दूरी यहाँ पे देख रहे हैं, ये 16 है तो ये कितनी होगी 8, और ये होगी 10। ये कितनी होगी परपेंडिकुलर, अगर जो डाला जाएगा इस पे 90 डिग्री तो हाफ हाफ डिवाइड करेगा तो ये होगी 6, इधर वाली भी 6 होगी और ये होगी 10। अगर जो ये 6 है ये 10 है तो 8 कितना 8 6 और 10 ट्रिपलेट होता है, तो ट्रिपलेट होगा, ये परपेंडिकुलर है इस पे, तो ये सब समकोण त्रिभुज बनेगा मतलब, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज बनेगा तो जो परपेंडिकुलर वाला ये वाली वैल्यू निकल के आएगी, तो ये कितनी निकल के आएगी, यहाँ 8 निकल के आएगी, यहाँ 8 है तो इधर 6 निकल के आएगी, और बीच की डिस्टेंस पूछा है तो 8 और 6 कितना होगा 14 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। अर्धगोले का क्वेश्चन है। एक हेमीस्फेयर दिया गया है और एक बेलन के आयतन बराबर हैं, उनकी त्रिज्याएं भी समान हैं, तो बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये कह रहे हैं आयतन बराबर है, नहीं हेमीस्फेयर के अर्धगोले और बेलन के आयतन बराबर हैं, ठीक है। एक बेलन के आयतन बराबर हैं, यदि उनकी त्रिज्याएं समान हैं तो बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करो। आयतन बराबर है भाई, आयतन बराबर है तो कहने का मतलब ये है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। बेलन की ऊंचाई, बेलन का आयतन ये होता है, और ये होता 1/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक। ये क्या दिया गया है, ये मतलब बेलन का जो है एक प्रकार से आयतन ऊपर वाला दिया गया है, और ये जो है वो अर्धगोले का
ठीक है, मतलब अनुपात दिया गया है। तो आपसे कह रहा है अर्धगोले का आयतन दिया है, मतलब 2/3 पाई आर क्यूब होता है। यहाँ से सब तो कट जाएगा, ये आर पूरा कट जाएगा इसकी पावर से, ये पाई पाई कट जाएगा, तो ये कितना आएगा 3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3/2 निकल के आएगा। ठीक है, एच यहाँ पे आएगा अपान आर, ठीक है, एच अपान आर, और आयतन बराबर है तो मतलब आयतन दोनों का 1:1 में हुआ होगा। तो यहाँ से हमें रेशियो निकालना था कि ऊंचाई का और त्रिज्या का रेशियो निकालना था, तो कितना निकलेगा, ये 2:, ये वाला नीचे जाएगा और ये ऊपर आएगा, तो 2:3 इसका जो है सही आंसर निकलेगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। ठीक है, दो बिंदुओं के, यहाँ पे कह रहे हैं दो बिंदुओं के बीच की जोड़ने वाली रेखाखंड एक्स एच को किस अनुपात में विभाजित करेगी। भाई दो बिंदु दिए गए हैं, अगर जो दो बिंदु एक्स अक्ष को विभाजित करने का अनुपात पूछे तो y का डिवीजन होता है माइनस के साथ, y1/y2। ठीक है, y1/y2, y क्या होगा, y1 की वैल्यू होगी 6, y2 की वैल्यू होगी, पहले से माइनस दिया है, y2 की वैल्यू होगी -3, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे दोनों, 3 2 जा 6, मतलब कितने आएगी 2:1 में डिवाइड करेगी, किस रेशियो में, नीचे 1 है 2:1, तो ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट ही इसका सही आंसर बताएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, देरी मत कीजिए, बहुत धड़ाधड़ क्वेश्चन आपके सामने हम लेके आ रहे हैं, एक मेंस टाइप का क्वेश्चन है। दो वस्तुओं प्रत्येक को 9,900 रुपए में बेचा जाता है, पहली वस्तु पर 10% का लाभ, दूसरी पर 10% की हानि होती है, पूरे सौदे में शुद्ध लाभ या हानि बताना। ऐसी कंडीशन में हमेशा दोस्तों हानि होती है, और हानि का जो फॉर्मूला होता है वो 10/10 का स्क्वायर होता है, कट जाएगा 0 0, बचेगा क्या 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होगा 1%, मतलब 1% की हानि होगी। कितने परसेंट की हानि होगी, 1% की हानि होगी। आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1% की हानि होगी, इसका मतलब क्या हुआ, ये 1/100, पर 1% की वैल्यू क्या होगी 1/100, मतलब 100 रुपया अगर जो क्रय मूल्य था तो 1 रुपए की हानि हुई, तो हानि कितनी हुई 99 रुपए की हानि हुई। एक वस्तु पर ये 99 रुपए की हानि हुई, कितने रुपए पे, एक वस्तु पर 99 रुपए पे हानि हुई, तो दो वस्तुओं पर कितनी हानि होगी, दो वस्तुओं पर 198 रुपए की हानि होगी। और 198 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, ये 9900 दे रखी है। अगर जो हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 198 का अगर जो कितने टाइम्स हम करें तो ये चला जाएगा, तो 198 का 5 टाइम्स करेंगे तो 5 टाइम करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 5 है तो 50 टाइम्स कर देंगे, तो इसी तरह से ये 50 जो है निकल के हमारा आ गया। ठीक, उसका शुद्ध लाभ या हानि बताना है, तो केस में हानि ही होगी, लाभ तो होने वाला नहीं है। ठीक है, अब कितना हानि होगी, यहाँ से अगर जो हम इसको डिवाइड करेंगे 198, तो यहाँ पे 98 हो 99 को एक बार में काट देगा, तो यहाँ पे 100 बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 50 बचेगा। ठीक है, तो पूरे सौदे में शुद्ध लाभ या हानि रुपए में क्या होगा, कितने रुपए की हानि होगी, 1% की हानि होगी। अब क्रय मूल्य कितना था, यहाँ पे क्रय मूल्य 100 रुपए था, ये एक का क्रय मूल्य था, तो दो का क्रय मूल्य कितना होगा 200 रुपए, 200 रुपए क्या हो गया क्रय मूल्य था, और बिकी कितने की 198 रुपए की, तो हानि कितनी हुई 2 रुपए की लगभग हुई। और 2 रुपए की हानि हुई तो यहाँ पे एक की वैल्यू 50 है, तो दो की वैल्यू कितनी निकलेगी 100 रुपए की हानि, 100 रुपए की जो है क्या है वो हानि होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहे हैं 2 वर्ष के बाद 1120 रुपए का वर्तमान मूल्य जो है क्या होगा यदि साधारण ब्याज की दर 6% है। साधारण ब्याज कितना है 6% है, 6/10 मतलब 6/100 मतलब 50, 5/50, नहीं 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 3/50 आएगा भाई, मतलब 50 रुपए पे 3 रुपए की क्या मिलता है ब्याज मिलता है, 50 रुपए पे 3 रुपए का ब्याज मिलता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहे हैं, क्वेश्चन में कहे हैं दे मूल्य 1000 इतने का हो जाता है, अब 50 पे इतने का मिलता है, 100 पे कितना मिल रहा था 6 रुपए मिल रहा था, तो 100 पे 6 रुपए का मिल रहा था, एक साल में 6 रुपए मिलता है, 2 साल में 100 रुपए का कितना मिलेगा 12 रुपए, कितना मिलेगा 12 रुपए। अगर जो 2 साल में 100 रुपए पे 12 रुपए मिलेगा तो कितना रुपया टोटल मिलेगा 2 साल के बाद, 100 रुपया ये क्रय मूल्य था तो 100 रुपये ये मिलेंगे और 12 रुपये ये मिलेंगे, कुल जो रुपया कितना मिलेंगे 112। सवाल में 112 की वैल्यू कितना दिया गया है, वो 1120 दिया गया है, कितना गुना है ये 10 गुना जो है कितने गुना है 10 गुना है। अगर जो 10 गुना ये है तो फिर आपका जो है
कास्ट प्राइस कितना था, मान लेते हैं 100 रुपया, तो 100 को भी 10 गुना कर दो तो मतलब कितने रुपए का होगा, मतलब उस समय जो मतलब मूलधन होगा वो 1000 रुपये होगा। ठीक है, इतना रुपया जो है होना चाहिए, तब जो है आपको इतने रुपए का ब्याज मिलेगा। ठीक है, 2 वर्ष में नहीं, दो वर्ष में इतना रुपया हो जाएगा, सॉरी ब्याज नहीं मिलेगा, ये ब्याज नहीं दिया, ये इतना रुपया हो जाएगा, ये मिश्रधन दिया है, आपको मूलधन बताना था। अगला क्वेश्चन देखिए, रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको बस करना क्या है, क्वेश्चन को देखना है और क्वेश्चन का आंसर दे देना है। आप 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। कह रहे हैं शुद्ध दूध से, 1 मिनट इसको इरेज कर देते हैं, चल गया है पेन। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं शुद्ध दूध में भरे एक बर्तन में 20% दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है, तो प्रक्रिया के बाद बर्तन में दूध की सांद्रता कितनी बचेगी। भाई देखिए 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू जो होती है वो 1/5 होती है। पहले 5 लीटर दूध था, अब कितना निकाल दिया गया, 1 लीटर निकल जाता है हर बार, तो बचा कितना, 4/5। ये प्रक्रिया 4/5 वाली कितनी बार दोहराई जाती है, 3 बार दोहराई जाती है। तो क्या हम इसको क्यूब नहीं कर सकते हैं, 4/5 का क्यूब 3 बार दोहरा दो तो कितना होगा, 4 चौके 16 चौके 64, और ये 5 पंजे 25 पंजे 125, मतलब पहले कितनी थी 125 थी, अब कितनी हो गई है 64 हो गई है। सवाल में जो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दूध की सांद्रता कितनी बची है, तो कुल मिला के हमको यहाँ पे 100 बनाना पड़ेगा या 100 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा। तो 100 का मल्टीपल बनाने के लिए इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 1000, और जब इसमें 100 से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 64 का 8 गुना 512, और इसी में 100 से मल्टीप्लाई भी कर दें क्योंकि परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज तो इतना सांद्रता थी बची और इतनी सांद्रता पहले थी, 100 से डिवाइड कर दें, 100 से डिवाइड किया तो 10 नीचे बच गया, 10 नीचे बच गया तो यहाँ पे 51.2% जो है सांद्रता बची होगी। तो ये ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिनों में करते हैं, यदि एक काम शुरू करते हैं तो 2 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, काम समाप्त होने के 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। कुल मजदूरी 6000 रुपए है। ठीक है, कुल मजदूरी 6000 रुपए, ए को कितने रुपए मिला, ए का हिस्सा बताना है। ठीक है, ए का हिस्सा आपको बताना है। देखिए 10 दिन 15 दिन काम करते हैं, तो अगर जो ए 10 दिन कर रहा है, बी 15 दिन कर रहा है, दोनों के काम कितने हो गए, 15 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 30। ठीक है, 15 और 10 का एलसीएम लेंगे 30, 10 से डिवाइड करेंगे 30 को तो 3 काम निकलेंगे, ये पर डे करता है। ए 3 काम पर डे, 15 का 2 गुना। बी 2 काम पर डे करेगा तो इसको 15 दिन में खत्म करेगा। ए 3 काम पर डे करेगा तो इसको कितने दिन में समाप्त करेगा, वो मतलब 30 दिन में करेगा, नहीं 10 दिन में करेगा, सॉरी। तो आपको यहाँ पे काम कितने दिए हैं, 30। अब 30 दिन का जो भी काम है, काम मतलब पूरा होने के 2 दिन पहले ये काम छोड़ देता है। दोस्तों यहाँ ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये कहा गया है जब काम समाप्त तो किया गया है तो तब से जो है 2 दिन पहले छोड़ा है, ये ध्यान रखना है बस। तो 2 दिन पहले जब ए ने छोड़ा तो उस काम को किसने किया, बी ने किया। बी कितने काम करता है, बी 2 काम करता है, तो बी 2 दिन में 4 काम किया होगा, तो 4 काम को इसने नहीं किया, तो 30 में से अगर जो 4 काम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 26 बचेगा। मतलब 26 कामों को मिल करके इन दोनों ने किया होगा, 26 काम को मिल करके इन दोनों ने किया होगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि 26 काम कैसे करते, वो तो छोड़ा था बी ने। ठीक है, बी काम समाप्त होने के 2 दिन पहले छोड़ा, इसका मतलब ये है कि भैया दोनों साथ मिलकर के वाला काम समाप्त करने वाले की बात नहीं की है, इन्होंने किया है कि जब काम समाप्त हुआ उसके 2 दिन पहले छोड़ा है, ये बात यहाँ पे है। तो इस हिसाब से दोनों मिलके काम करते हैं 5 यूनिट, तो 5 दोनों मिलके 3 और 2 5 यूनिट काम करते हैं, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 पंजे 25, 5 का 2 गुना 10, मतलब 5.2 काम जो है 5.2 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 5.2 दिन, 5.2 दिन लगे काम को करने के लिए। 3 के यूनिट के हिसाब से काम किया गया, किसके यूनिट के हिसाब से, 3 के यूनिट के हिसाब से काम किया गया। तो 3 के यूनिट के हिसाब से किया गया तो कितना दिन हो गया इसको करने में, 5 3 15, 3 का 2 गुना 6, 3 का 2 गुना 6 और 5 3 15, ठीक है 15.6, कितना मतलब 15.6 जो यूनिट काम किया गया ए के द्वारा को। तो काम का हिसाब में सैलरी भी बटेगी, ठीक है, काम ही के हिसाब में सैलरी बटेगी। अब 30 दिन अगर जो 30 काम थे तो 30 काम को 6000 रुपए किस किस हिसाब में देने में, मतलब एक काम का मिलता है
वो कितना मिलेगा, 200 रुपये एक काम का मिलता है। ठीक है, 30 दिन में मान लेते हैं काम होते हैं, एक दिन का एक काम, तो कितनी सैलरी मिलेगी, 200 रुपया एक दिन के काम का सैलरी मिल रही है। 200 रुपये एक दिन के काम की सैलरी मिल रही है। तो 15.6 दिन के काम की सैलरी कितनी होगी, एक ही काम की पूछा था, तो 15.6 गुणे 200, तो 15.6 का गुणा 200 करेंगे, 6 का 2 गुना 12। ठीक है, और 2 जीरो यहाँ पे थे ही, तो 6 दूनी का 2 गुना 12, और 5 2 पंजे 10 1 11, और 2 का 2 गुना 4 1 3। ठीक है, सॉरी गलत बोल गए, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 1 3। तो यहाँ पे जो है डेसिमल लगेगा, एक डेसिमल एक अंक छोड़ देंगे, तो एक अंक बाद लग गया, ये जीरो खत्म हो गया, तो बचेगा 3120 रुपये का जो है फायदा होगा। ये जो है ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, दो घड़ी, एक 2 बजे एक 12 बजे, घड़ी की दोनों सुइयां एक में मतलब घंटे में कितनी बार ठीक एक दूसरे के कॉन्साइड करेंगी। कॉन्साइड का मतलब एक दूसरे के ऊपर से गुजरेंगी। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी। ठीक है, तो उसे कॉन्साइड बोलते हैं। अपोजिट कॉन्साइड की बात नहीं किया यहाँ पे, केवल कॉन्साइड की बात किया। तो एक घंटे में एक ही बार सुई आपस में मिलेंगी, तो कितनी बार मिलेंगी, 2 बार मिलेंगी। ठीक है, 2 घंटा है तो 2 घंटे में 2 से 4 के बीच में 2 घंटे का गैप है, तो 2 ही बार मिलेंगी। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए।